जो आसानी से दिखता नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा वहीं से है। हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर शिवशंकर मेनन की बात करें या फिर अभी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोवाल, दोनों का कहना है कि जो असिमेट्रिक वॉरफेयर है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कि देखो, सिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कि आप दूसरे देश के साथ लड़ रहे हैं तो यू नो कि अच्छा ये इनकी मिलिट्री फोर्सेस है, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होगी। लेकिन असिमेट्रिक यानी कि आतंकवादी, उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दे कैन ईजिली मिंगल डाउन इनटू विलेज, आप आसानी से पहचान ही नहीं सकते। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। अगर नक्सलिज्म वाली मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर यही चैलेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब मेजर डिबेट है कि क्या रेड कॉरिडोर रिवाइज हो रहा है, क्या दोबारा से रिवाइव हो रहा है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि 2026 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा नक्सलिज्म इंडिया से। तो ज़रा जानते हैं कि नक्सलिज्म आया कहाँ से, अभी क्या इंसिडेंट है, इम्पोर्टेंट लोकेशंस क्या हैं, वहाँ पर थ्रेट क्या है, और इसको लेकर एक डिबेट है भारत में, उस डिबेट पर भी हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले अभी जो इंसिडेंट है, भारत की सुरक्षा जो फोर्सेस हैं हमारी, तो उनके 8 जवान शहीद हो गए। यहाँ पर ये जगह है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कुट्रू, यहाँ पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ये लोकेशन जो न्यूज़ में है अबुझमठ, इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अबुझमठ एक्चुअली ये गोंडी भाषा का एक शब्द है जो ट्राइब यहाँ पर पाया जाता है, और अबुझ मड़ी ये भी एक ट्राइब है जो इस एरिया में पाया जाता है, पीवीटीजी कैटेगरी का ट्राइब है। अबुझ का मतलब होता है अननोन और मड़ का मतलब होता है हिल, अननोन हिल। करीब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, और डेंस फॉरेस्ट रीजन है। एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जिसको अभी तक भारत सरकार सर्वे भी नहीं कर पाई है। टाइटल अलॉटमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई डेंस फॉरेस्ट एरिया है। और सोचिए जहाँ पर हम सर्वे ना कर पा रहे हों, जहाँ पर एक्सेस ना हो, तो भाई साहब जो देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन हैं तो वो वहाँ पर अपना गढ़ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसी वजह से नक्सलिज्म वाले जो नक्सलाइट्स हैं वो कहते हैं कि ये लिबरेटेड जोन है। और इसका अगर मैं एरिया को कंपेयर करूं गोवा की स्टेट से, तो गोवा की स्टेट की जो टोटल साइज़ है वो 3700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा, और यहाँ पर 4000 किलोमीटर स्क्वायर। तो सोचो जितना गोवा का स्टेट है ना, इससे बड़ा एरिया है ये रीजन, और इस रीजन में है लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है हमारा, उसका बेस। अब ये जो रेड कॉरिडोर है इसका क्या मतलब होता है? इसमें कुछ स्टेट्स आते हैं और उसके कुछ एरियाज आते हैं हमारे, तो उसका मतलब होता है वाद, तो नक्सलवाद बोल दिया जाता है। माओइज्म, माओवाद, ये माओ जो चाइना के लीडर हुए हैं माओ जेडोंग, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जिनका मानना था कि कम्युनिस्ट जो रिवोल्यूशन है दैट इज़ नेसेसरी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर पीजेंट क्लास। चाइना में उन्होंने पीजेंट क्लास को एम्पावर किया था, ऐसा उनका मानना था, और माना था कि मतलब वायलेंस इज़ नॉर्मल, क्योंकि माओ खुद मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे, और मार्क्स का मानना था वायलेंस इज़ मिडवाइफ ऑफ चेंज। कोई भी बड़ा बदलाव लाना है तो खून तो बहेगा, कोई बर्थ बिना खून बहे होती है क्या? तो ये आइडियाज़ इंडोक्ट्रिनेट किए जाते हैं, जो यूथ होता है, मिसगाइडेड यूथ होता है उसको। जैसे उनका कहना है माओ का कि पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन। तो यहाँ पर ये जो आइडिया है, ये CPIM जो पार्टी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, उन्होंने अपना गढ़ बनाना स्टार्ट कर दिया था करीब 1965 के आसपास, 1965 के आसपास, इस नक्सल बड़ी वाले एरिया में। बनाया क्यों? देखो, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा, जहाँ पर पॉवर्टी होगी, वहाँ पर मार्क्स के आइडियाज़ रिलेवेंट हो जाते हैं, और आप किसी पर्सन को आसानी से ख़त्म कर सकते हो, कुछ ग्रुप को आसानी से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन विचार को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। और मार्क्स के आइडिया में मतलब खतरा एक बड़ा ये है कि मार्क्स कहते हैं कि मैं केवल थ्योरी नहीं देता, मैं थ्योरी के साथ साथ तुम्हें एक्शन भी बताता हूँ, जिससे रियल चेंज आएगा। और जो मार्क्सिस्ट कार्डर हैं कैसे अपनी जान दे देते हैं, बिकॉज दे आर इंडोक्ट्रिनेटेड इन दिस मैनर कि उनके लिए वही एक रियलिटी है। मतलब जो थ्योरी है ना, जो पढ़ाया जाता है कि कैसे तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कैसे ये सिस्टम ही फॉल्टी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, ये तो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, तुम्हारी मर्जी है तुम मानो या ना मानो।
ना मानो तो भलाई है, क्योंकि इसी से तुम जो डिप्राइव्ड सेक्शन है तुम्हारा सोसाइटी का, जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा, उसको तुम ऊपर उठा सकते हो। ये जो गवर्नमेंट है ये हमेशा कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि पूंजीवादी वर्ग, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, ये तो केवल उसी के हिसाब से चलेगी, तुम्हारा केवल एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि सरकार जो है वो तो इंस्ट्रूमेंट की तरह है, ये तो केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह है। तो जिन आइडियाज़ को मैं आपके सामने अभी ला रहा हूँ, ये आइडिया 1965 के पीरियड में ये जो गरीब गांव वाले थे, ये जो पीजेंट्स थे, इनको सिखाए जा रहे थे बाई CPIM। कुछ लीडर थे जैसे चारू मजूमदार, कानू सान्याल। 1967 में एक तारीख आई 25 मार्च। इस दिन जो सिस्टम था वहाँ का एक्सप्लॉयटेटिव, जिसको बोल रहे थे, एक्चुअली ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो था वो था एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि जो टीनेंसी लॉज थे उसके बेसिस पर जो बिग फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, बड़ी ज़मीनों के हकदार वो बन गए थे और बाकी लोग बटाई पर काम कर रहे थे। तो एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड कह रहा है कि तुम इस पर काम करो, लेकिन तुम्हारा जो पूरी की पूरी फसल होगी उसका लगभग आधा हिस्सा मैं ले लूँगा। तुम्हें उधार भी दिया हुआ है, उसका ब्याज भी अपने हिसाब से डिसाइड करा हुआ है, तो अल्टीमेटली तुम्हें तो इस पर काम ही करता रहना पड़ेगा। तो एक तरीके से इलीगली आप उसके लैंड को भी कैप्चर कर ले रहे हो उस गरीब किसान के। तो ऐसे एक गरीब किसान था, उसका लैंड जो है, उसकी ज़मीन को हथिया लिया था एक बड़े साहूकार ने। तो 25 मार्च 1967 को जब वो किसान अपनी उस ज़मीन पर काम करने गया, तो जो बड़े साहूकार थे, लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर उसको पीट दिया। अब ये एक मोमेंट मिल गया इस CPIM ने जो इंडोक्ट्रिनेट किया था, जो अब तक पढ़ाया था कि देखो तुम्हारा शोषण होता रहेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये पुलिस तो मजबूत वर्ग के साथ है, सरकार मजबूत वर्ग के साथ है। तो जो उनको पढ़ाया जा रहा था, अब उनको ये लगने लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस तो पैसों वालों के साथ है, सरकार तो पैसों वालों के साथ है, हमारा कौन है, हमारा तो शोषण ही शोषण हो रहा है। अब ऐसे में उनको बताया कि देखो तुम केवल एक ही तरीके से अपलिफ्ट हो सकते हो, हथियार उठा लो, हथियार से ख़त्म कर दो इन फ्यूडल लॉर्ड्स को और कब्जा लो अपनी ज़मीन को, क्योंकि वो ज़मीन तुम्हारी ही है। तुम गरीब अपनी नियति के कारण नहीं हो, धर्म के कारण नहीं हो। जो धर्म ने अगर तुम्हें बताया हो कि तुम पूर्व जन्म में तुमने कुछ पाप किए थे, इस वजह से तुम आज ऐसे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पार्टी है वो समझा रही है कि एक्चुअली रिलीजन क्या है। मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। ये तो अफीम की तरह है, ये तुम्हें नशा दे दिया जाता है अफीम का कि देखो पुराने जन्म के तुम्हारे कर्म हैं, इस वजह से तुम ये दुख भोग रहे हो, और वो जो अमीर है उसका कुछ अच्छे कर्म होंगे, इस वजह से वो अमीर है। तो यहाँ पर CPIM उनको बता रही थी नहीं, ऐसा नहीं है, वो अमीर इस वजह से अमीर है क्योंकि इसी जन्म में उसने कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार के साथ साठगांठ करके बना रखी है, कंटिन्यू करा रखी है, जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो मुद्दा कोई अदर वर्ल्ड ही नहीं है, मुद्दा इसी दुनिया का है और इसी दुनिया में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? हथियार के थ्रू। अब इसके बाद नक्सलबड़ी से जो आग लगी, उसके बाद वो बढ़ती चली गई और बढ़ती बढ़ती फिर वो वेस्ट बंगाल से बिहार, फिर उस समय तो बिहार झारखंड एक ही होता था, आज के समय में झारखंड, मध्य प्रदेश का हिस्सा जो बाद में छत्तीसगढ़ बन गया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो आने लगी। ये देखिए इस रीजन में, ये पूरे इस रीजन में बढ़ने लगी। महाराष्ट्र भी आ गया चपेट में, आंध्र वाला रीजन भी आ गया चपेट में आ गया। अब इसके बाद 1960s, क्योंकि मैं 1967 की बात की, अब जो 1970s का जो शुरुआती वाला पीरियड था, इसमें हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, आसान भाषा में कहूँ तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक यू कैन से एक टर्मोइल आ रहा था। कारण कि जिन लीडर्स ने, जिन टॉप लीडर्स ने देश को आज़ादी दिलाई थी, विजनरी लीडर्स, अब उसमें से कितने लोग तो चले गए थे और जवाहरलाल नेहरू जी की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद कमान जब इंदिरा गांधी जी के हाथ में आई, तो आपने सुना होगा कि उस समय नेहरू जी के साथ के जो कई लीडर्स थे, उन्होंने भी अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करी। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक चैलेंज था कि भाई जो कांग्रेस है वही अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। आरोप भी लगने लग रहे थे कि अरे ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरह कर रहे हैं। अब ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स इंडिया की पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये पॉपुलर होने लगे थे उस एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी कि उस इन पोजीशंस के लिए जिन पोजीशंस को हाईली रेवर किया जाता था इंडिया में। क्योंकि भाई माना जाता था कि भाई INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मतलब वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रही थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उसका एक एडवांटेज
उस समय की एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो सरकारें थी, उसको मिलता था। खैर, अब 1970s में भारत का जो यूथ है, जब वो अपनी डिक्शनरी में, मतलब जो आमतौर पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो बन रहे थे, न्यूज़पेपर में अगर ये बातें जान रहा था और वो देख रहा था कि यार गरीबी खत्म करने की बात की गई थी आज़ादी के समय पर, लेकिन कहाँ गरीबी खत्म हो रही है? ये तो गरीबी तो वहीं की वहीं है, शोषण भी वहीं का वहीं है, सामाजिक स्तर पर जो शोषण है वो खत्म नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में वादा तो कर दिया गया था सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आएगा, कहाँ है वो? तो अब यूनिवर्सिटी का जो यूथ था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, अब यहाँ पर जो एजुकेटेड यूथ था उसको लगने लगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में जो वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो यानी कि इंडिया विल नीड अ सेकंड काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, वैसे तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को कंप्लीटली रिवोल्यूशन नहीं माना जाता, क्योंकि रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने एक बड़ा बदलाव लाया है एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीन स्लेट। इंडिया की जो आज़ादी थी वो क्लीन स्लेट से नहीं थी, मतलब हमने उससे पहले जो कितने सारे ब्रिटिश टाइम के कानून हैं उनको भी कंटिन्यू किया था, कुछ को हमने मोल्ड किया था अपने तरीके से। तो अब इस यूथ को लगने लगा कि शायद गलती ये रह गई, रिवोल्यूशन नहीं हुआ। अब ये मॉडल को कोट करने लग गए चाइना के, कहने लगे कि देखो वहाँ माओ ने कहा था कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लीन स्लेट, यू हैव टू ब्रिंग रिवोल्यूशन, एंड दिस रिवोल्यूशन इज नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स। रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा एकेडमिक्स में, रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा सोसाइटी में, फैमिली में, मतलब क्योंकि फैमिली से ही शुरू होता है आपका यू कैन से, उसको हम वर्ड जो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि सही और गलत की जो समझ है, सरकार, मुद्दे, आसपास की स्थिति, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, जो अपनी फैमिली और अपने कम्युनिटी में आप देखते हो उससे आपकी समझ बननी स्टार्ट होती है, पहला एक्सपोजर आपका वो होता है। तो ऐसे में माओ ने कहा था कि यहाँ तो क्लीन स्लेट से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ पर रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। वहाँ तो एक वर्ड यूज़ उन्होंने किया था कि कल्चरल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम, जिसके जो विचार हैं लाइए, और जिसने जो अपने विचार दिए और लगा कि अच्छा ये तो सब कैपिटलिस्ट के साथ मिले हुए हैं, तो अपनी पार्टी की रेड आर्मी बनाई जिसमें कि स्टूडेंट्स थे और उनसे ही उनको ख़त्म करा दिया। मतलब लोग ही लोगों को मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तुम शायद देश के लिए खतरा हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी में उस फ्रीडम, उस लिबर्टी की बात हो रही है जो पश्चिमी देशों के, इस बेसिस पे लोगों को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसे वायलेंस को माओइज्म जस्टिफाई करता है, वो कहता है देश के लिए खून बहाना ज़रूरी है, नहीं तो देश इकट्ठा कैसे होगा, महान कैसे बनेगा। अलग अलग एरिया के लोगों को एक साथ लाने के लिए बताना पड़ेगा कि समाज में तुम्हारे लिए खतरा क्या है, फिर उनसे जब हम कलेक्टिव एक्शन करा लेंगे, वायलेंस करा लेंगे, तो ऐसे में नाउ दे हैव डन समथिंग, नाउ दे कैन नॉट गो बैक। नाउ थियरी और प्लस एक्शन वाली जो बात है वो सिद्ध हो चुकी है, इन्हें समझ में भी आ चुका है और इन्हें कुछ कर भी दिया है। सो इट विल वर्क एज अ, यू कैन से, बाइंडिंग फोर्स फॉर द नेशन, दैट इज व्हाट माओ ज़ेडोंग वाज सेइंग। अब ऐसे ही आइडिया इंडिया में पेनिट्रेट होने लगे थे, और यहाँ पर जो हमारा यूथ था 1970s का, उसको लगने लगा था कि अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बदलाव लाना पड़ेगा। तो इससे एक बिग पुश किसको मिल रहा था? कम्युनिस्ट पार्टीज़ को मिल रहा था, माओइस्ट पार्टीज़ को मिल रहा था। उन्होंने कहा, जैसे ये देखिए लीडर जो थे इनके, यहाँ पर चारू मजूमदार, ये कह रहे हैं कि यूथ ये समझ लो कि जो भी क्लास का एनिमी है, क्लास का एनिमी का मतलब है जो भी पुअर क्लास का एनिमी है, हर एक वो देश का मतलब हर एक को ख़त्म करना होगा। मैंने बीच में देश वाली बात पर एक पॉज किया, आपने अगर ध्यान दिया हो, उसका कारण है क्योंकि जो मार्क्स का आइडिया है वो तो नेशनल बाउंड्रीज़ को ही नहीं मानता। वो कहता है कि पूरी दुनिया में हमें पूरी दुनिया में ही कम्युनिज्म लेकर आना है, जबकि जो माओ थे, जो थे उनके ही शिष्य एक तरीके से, मतलब उसी आइडिया को फॉलो कर रहे थे। लेकिन माओ जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा क्लेवर निकले। माओ ने कहा कि भाई दुनिया भर की जिम्मेदारी अपनी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी अपने देश की। तो उन्होंने नेशनलिज्म का भी इस्तेमाल किया चाइना के रिवोल्यूशन में, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में। और इसका एक मैं आर्गुमेंट आपको दे देता हूँ। माओ was actually very much inspired from one leader of China who was Sun Yat-sen। तो सुन यत सेन ने कहा चाइना को एक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाना है। तो यानी कि वो नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट करूं कि हमारे यहाँ पर जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, नॉट जस्ट CPIM, ये तो वो हैं जो माओइस्ट हैं ही,
इसके अलावा भी ऐसे लोग थे, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो दे वर वेरी मच हर्ट, नॉट बिकॉज इंडिया फेस द सेटबैक, दे वर हर्ट कि इंडिया ने चाइना के साथ वॉर क्यों किया, करना नहीं चाहिए था, माओ की धरती है वो तो देखो जस्टिस की धरती है, जस्टिस की धरती है वो, मतलब अपने देश के खिलाफ हो रहे हैं, क्यों माओ की धरती है। अरे भाई साहब, माओ खुद नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है, तुम नेशनलिज्म को डिवॉल्व कर रहे हो, तो तुम तो आइडियोलॉजिकली भी बैंकरप्ट हो इस वाले पॉइंट पे, तो है कि नहीं। अगर कहते हो कि हमने आइडियोलॉजी को अच्छे से समझा है, तो आइडियोलॉजी वाइज भी देखो, ही इज कंसर्न अबाउट हिज नेशन, व्हाई यू आर नॉट कंसर्न अबाउट योर नेशन, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट रिवोल्यूशन बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑल मतलब रिवोल्यूशन पूरे दुनिया में आएगा। जो मार्क्स ने कही बात वो तो सिद्ध हो ही नहीं पाई, खुद लेनिन ने नहीं मानी, माओ ने नहीं मानी, ये मानेंगे। लेकिन खैर इसी वजह से फिर फेल हुई है ये जो इनका जो स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब तक कांटे की तरह बनी हुई है और लगातार भारत को तकलीफ दे रही है। खैर, तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्लास के एनिमी आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पुलिस भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो अगर देश के यूथ को आप देश की सरकार के खिलाफ, देश की पुलिस के खिलाफ भड़काओगे, तो लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा कि नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा। तो वो तो भला हो कि समय रहते इस चीज़ को कंट्रोल किया गया यूनिवर्सिटीज़ में इसके स्प्रेड को, नहीं तो इसका हश्र बहुत भयंकर होता। वाई एम सेइंग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ से ही यूथ मीडिया में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ से ही यूथ यूनिवर्सिटीज़ में ही प्रोफेसर बन जाता है, यूनिवर्सिटी से ही यूथ ब्यूरोक्रेसी में जा सकता है। और अगर ऐसे ही यूथ अगर सिस्टम के अलग अलग पार्ट में चले गए और जो सिस्टम को मानते ही नहीं है, तो क्या होगा देश का, देश को अंदर से खोखला कर देंगे, देश के सिस्टम के अंदर रहकर देश के सिस्टम को के खिलाफ काम करेंगे। खैर, दैट वाज द चैलेंज। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो उस दौरान कुछ टफ स्टैंड्स लिए गए फॉर काउंटरिंग दिस एक्सपेंशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। लेकिन जो मैंने आपसे बात कही थी, देखो आइडिया है, कुछ लोग नहीं है, लोगों को ख़त्म किया जा सकता है, आइडिया को कैसे ख़त्म करोगे। आइडिया को मारना है तो आइडिया जिन कारणों को बिना बनाकर, यानी कि बेस बनाकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, उन कारणों पर चोट कर दो, जिससे कि वो अपने आइडिया को फैला ना सकें। क्या कहा मैंने भाई, जिन रीजंस को दिखाकर वो अपने आइडिया को जस्टिफाई कर रहे हैं, देखो एक्सप्लॉयटेशन, देखो सरकार तो बिकी हुई है, देखो कभी डेवलपमेंट नहीं आएगा, तुम्हारे बारे में कोई सोचेगा अगर नहीं, तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से जो इंडिया का काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी है, जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ इंसर्जेंसी, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेजिंग देयर आर्म्स अगेंस्ट स्टेट, सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब काउंटर इंसर्जेंसी में हम क्या यूज़ करेंगे, तो पावर के खिलाफ पावर का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पावर वेपन में भी है, पावर डेवलपमेंट में भी है, यानी कि वो स्प्रेड ना हो सकें तो हमें दूसरे लोगों तक विकास को पहुंचाना पड़ेगा, वहाँ तक रोड, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटीज़ पहुंचानी पड़ेगी, जिससे कि जब वो इनको भड़काने आए, कहीं कि सरकार ने तुम्हारे खिलाफ किया क्या है, तो वो सरकार स्कूल दिखा सके, ब्रिजेस दिखा सके, रोड्स दिखा सके, तो जो नई पॉपुलेशन है वो उनके साथ ना जाए, राइट। तो यानी कि टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी करी, मतलब अलग अलग एफर्ट भी थे, मतलब कोऑर्डिनेटेड थे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट। जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, एक सलाह मिली, उस समय हमारे देश के गृह सचिव होते थे मिस्टर जी.के. पिल्लई। तो उससे पहले क्योंकि श्रीलंका ने अपने यहाँ जो जाफना रीजन में तमिल एलम की मांग कर रहे थे अलग देश की, उस इंसर्जेंसी का सोल्यूशन कैसे किया था, शायद आपने सुना होगा कि डायरेक्ट आर्मी का इस्तेमाल किया और जंगलों को क्लीन स्वीप कर दिया, प्रभाकरन मारा गया, एलटीटी मारी गई, और हाँ उस दौरान कई कोलेक्ट्रल डैमेज भी हुए, यानी कि कहीं, क्योंकि जब फोर्सेस अंदर जाती हैं, और मैंने कहा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्लियरली कि भाई ये कौन है, तो कई बार इसमें बेगुनाह भी जाते हैं। उसकी वजह से फिर यूएनएचआरसी पर मुद्दा उठा श्रीलंका का, बट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। तो भारत को भी ये सजेशन दिया गया उस समय के हमारे गृह सचिव ने भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट को इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हंट के तहत क्यों ना हम इंटेलिजेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी सबका इस्तेमाल करें और एक बार में इसको सॉल्यूशन कर दें, क्योंकि 1967 से ये देख लीजिए 2025 आ गया है, राइट। अभी तक ये प्रॉब्लम बनी हुई है। और जो मैं ये जिक्र कर रहा हूँ आपको, ये ग्रीन हंट ऑपरेशन का, ये मैं बात करूँ 2010-11 के आसपास की, इस वाले साल की। तो लेकिन फिर
ओपिनियन ये बनी कि इंडियन आर्मी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्रीलंका ने कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखो, पैरामिलिट्री और पुलिस के लेवल पर यू कैन से पर्सनल्स का भी एक कंस्ट्रेन है, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल, यू नीड मोर पीपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बीजापुर नारायणपुर वाले एरिया में जो जंगल है 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, कितना तो अनसर्वेड है। तो कहाँ पर वो अपना बेस बनाकर बैठे हैं, पूरा स्पेस इतना बड़ा है कि जितनी गोवा स्टेट से बड़ा है, बल्कि वो 3700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो यानी कि इट्स अ बिग चैलेंज। तो कहा इंडियन आर्मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर देश की डिफेंस फोर्सेस जो बाहर से डिफेंस के लिए प्राइमरीली बनी है, उनका इस्तेमाल अपने ही देश के अंदर इस्तेमाल होगा, हम कितने सारे हमारे ही सिटीजन हैं उनके खिलाफ होगा, तो इट विल एक्चुअली गिव अ सिग्नल दैट इंडिया इज हैविंग अ काइंड ऑफ सिविल वॉर विच में टार्निश इंडियाज इमेज। तो इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार फोर्सेज हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तो जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी, है ना। लेकिन जो आपकी आर्मी है वो आती है एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो फाइनली उस समय जो ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया गया, तो उसमें डायरेक्टली इंडियन आर्मी एंगेज नहीं हुई, लेकिन इंटेलिजेंस और टैक्टिकल सपोर्ट के लिए, स्ट्रेटजी सपोर्ट के लिए इंडियन आर्मी आगे आई, वहाँ उनका सपोर्ट लिया गया। इसके अलावा हमारी सीआरपीएफ, पुलिस, इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन तब भी इतने सारे एरियाज़ में ये अपना बेस बनाकर बैठे रहे। मतलब कुछ कम तो हुआ, जैसे महाराष्ट्र में ह्यूज सक्सेस मिला, आंध्र प्रदेश में ह्यूज सक्सेस मिला, कई एरियाज़ में मिला, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये कितने सारे ऐसे रीजन थे जिस पर ये बेस बनाकर तब भी बैठे रहे, क्योंकि डीप जंगल है। सरकार ने हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी ये तो स्टार्ट करा ही। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसे सलवा जुडुम, इस पर काफ़ी डिबेट भी होती रही कि सलवा जुडुम को गलत किया, नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन सलवा जुडुम है क्या? तो सलवा जुडुम वहीं के लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनमें से कई लोग पुराने नक्सलाइट भी हो सकते हैं, कुछ लोग नक्सलाइट से परेशान हैं। तो सरकार ने कहा कि तुम्हें कुछ ऑनोरियम पर एक छोटा अमाउंट दे देंगे, तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि तुम्हें लोकल टेरेन की नॉलेज भी है, जंगलों की नॉलेज भी है। तो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट एंड फाइट अगेंस्ट दीज नक्सलाइट्स फॉर योर होमलैंड। भाई घर तुम्हारा भी है ना, इसमें अगर हम डेवलपमेंट के लिए रोड बना रहे हैं, नक्सली उड़ा दे रहे हैं रोड को, आपके हॉस्पिटल्स को, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, आपके स्कूल्स को ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पहुंचना नहीं चाहिए इन लोगों तक, क्योंकि ये सिंबल हैं इंडियन स्टेट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट के। खैर, तो यहाँ पर स्टेट्स ने भी अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए। साथ में रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई। रिहेबिलिटेशन का मतलब अगर आप प्रत्यर्पण कर देते हो अपना, तो आपका रिहेबिलिटेशन कर देंगे, नौकरी दे देंगे, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तो घर बनवा देंगे। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए जिससे तुम स्टेबल लाइफ जी सको, परिवार के साथ रह सको। सलवा जुडुम पर आरोप लगे कि कहीं इसका इस्तेमाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्राइबल क्लैशेस में यूज़ हो रहा है, यानी कि कहीं सलवा जुडुम के नाम पर कुछ लोग जो सलवा जुडुम में हैं, वो दूसरे ट्राइब से जो अपनी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक नई काइंड ऑफ राइवलरी यहाँ से इमर्ज हो सकती है। जो कई लोग पहले नहीं थे नक्सलाइट्स के साथ, शायद वो नक्सलाइट्स के साथ चले जाएं। ये पोजीशन दी गई एसपीओस की, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, यानी कि वही लोकल लोग, उनको कह दिया कि यू आर स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एसपीओस। कहा गया कि ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस भी हैं इनके अगेंस्ट सलवा जुडुम के। पुलिस फोर्सेज जो होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर गिवन दिस मैंडेट कि भाई आपको इसी दायरे में काम करना है, ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करना है। लेकिन ऐसी कुछ लगाम सलवा जुडुम पर नहीं होती। तो अगर कोई गरीब गांव वाले लोग भी हैं, तो पर्सनल दुश्मनी है, तो उसमें भी सलवा जुडुम वाले अपनी पावर का अगर इस्तेमाल करने लग जाएं, तो वो आग को भड़काने का काम करेगा। ऐसी बातें यहाँ पर सामने आने लगी। कहा गया कि अब तो ये डिबेट रेड वर्सेस सैफरन की बन गई है। रेड का मतलब क्या है? रेड स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, यानी कि मार्क्सिस्ट माओइस्ट आइडियाज़ को हम रेड से सिग्निफाई करते हैं। सुना होगा ना आपने लाल सलाम। रेड वायलेंस का सिग्नल है, ब्लडशेड का सिग्नल है, मतलब सिग्नलिंग ये है इस कलर की। और जो सैफरन है, सैफरन स्टैंड्स फॉर राइट विंग। तो जनरली आपने सुना होगा बीजेपी को सैफरन पार्टी कह दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर सैफरन क्यों यूज़ किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी की सरकारें हैं वो फोकस कर रही हैं कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, और इसके थ्रू, मतलब अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग अगेंस्ट नक्सलाइट्स, दे आर गिविंग दिस एंगल एज वेल। और जो लेफ्ट विंग है वो तो अपना राइज कर ही रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंग क्या कर रहा है? लेफ्ट विंग इज़ नॉट जस्ट हार्मिंग सिक्योरिटी। लेफ्ट विंग का जो अटेम्प्ट है
वो कल्चर के अगेंस्ट भी है, रिलीजन के अगेंस्ट भी है, वो नेशन की आइडेंटिटी के खिलाफ है। तो सैफरन इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, राइट विंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, प्लीज मेक इट क्लियर। यहां पर सैफरन राइट विंग का मतलब है नेशन की जो आइडेंटिटी है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए सबके लिए। और नेशन की आइडेंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ पहचान, जैसे आप हैं तो आपकी पहचान के कुछ मार्कर होते हैं ना, जिससे आप डिफाइन करते हैं अपने आप को। ऐसी नेशन को डिफाइन करने वाले कुछ बेसिस होते हैं, जिसमें हमारा एक शेयर्ड पास्ट भी है, एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी भी है, दैट वी आर वन। तो उसको हम बैक करेंगे हर हालत में। तो कहा जा रहा है एक नई तरह की ये मतलब एंगल भी यहाँ पर बन रहा है, क्लियर कट आइडियोलॉजिकल राइवलरी। नाउ तो सरेंडर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया और उसके थ्रू सक्सेस भी हुआ। जैसे 2024 का अगर मैं लास्ट ईयर का डेटा बताऊं तो 700 प्लस नक्सलाइट्स ने प्रत्यर्पण किया, मतलब उन्होंने कहा कि हम हथियार डालते हैं, हम मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं। तो 3000 प्लस अभी तक हो चुके हैं। अगर मैं 2016 से 24 की बात करूं, अगर 24 में इतना बड़ा राइज हुआ है तो कहा गया कि यार ये तो पॉजिटिव इंडिकेटर है। प्लस एक और डेटा है हमारे पास कि अगर हम 10 से 22 तक का डेटा देखें तो 90 डिस्ट्रिक्ट्स थी पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की पकड़ में, यानी कि नक्सलाइट्स वहाँ पर हावी थे, वो डिक्रीज़ होकर 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। 2010 से और 22 में अगर हम बात करें टोटल इंसिडेंट्स की तो 77% इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। तो ये फिगर्स बताई जा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ माओइस्ट अटैक्स की बात है तो अटैक्स भी कम हुए हैं। तो ये तो शो हो रहा है कि ठीक है कम हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो अभी कुछ सालों में अटैक कम हुए हैं का मतलब ये नहीं है कि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी वो जो अनसर्वेड रीजन है और वहाँ से कभी भी जब ये ऑपरेशन करते हैं, मतलब ये समझना होगा इस आइडियोलॉजी को कि एक आइडियोलॉजी है न्यू मार्क्सिस्ट। तो माओइस्ट, माओ जो है वो मार्क्स के आइडिया पर चलते हैं। माओ को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, कि भाई हथियार उठाओ, रिवोल्यूशन लाओ, एक दिन खड़े होंगे, फाइट फाइट फाइट, रिवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ना मार्क्सिज्म में खुद कुछ बदलाव भी आए हैं। उसके बाद जो न्यू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, ऐसा भी हो सकता है कि अब नक्सलियों ने सोच लिया हो कि यार अब जो बैटल होगा ना वो लॉन्ग ड्रॉन रखेंगे। लेट इंडियन गवर्नमेंट बिलीव कि हम चुप बैठ गए हैं, इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, इस इंसिडेंट कम होने से उनको सेलिब्रेट करने दो और हम अब नए फ्रंटियर पर लड़ते हैं। अब वो नया फ्रंटियर क्या है? न्यू मार्क्सिस्ट आइडिया को दिया था, मतलब प्रोमिनेंट थिंकर हैं इसके, ग्रैम्सी, इटली में पैदा हुए थे। उस समय बेनिटो मुसोलिनी इटली में डिक्टेटरशिप कर रहे थे। बेनिटो मुसोलिनी इनको जेल में डाल दिया था क्योंकि ये कह रहे थे नेशन नहीं, स्टेट नहीं, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाएंगे। मुसोलिनी ने कहा कि नेशन कम्स फर्स्ट, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट। खैर, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रिवोल्यूशन ना डायरेक्ट हथियार उठाने से नहीं, अब रिवोल्यूशन अगर आएगा तो रिवोल्यूशन लाने के लिए सबसे पहले आपको काउंटर हेजेमनी डेवलप करनी पड़ेगी। काउंटर हेजेमनी का मतलब है कि लोगों के दिमाग में छा जाओ, और लोगों के दिमाग में छाने के लिए आपको अपने कुछ इंटेलेक्चुअल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो मीडिया में भी होने चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी होने चाहिए। तो जगह जगह ऐसे लोग जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं उनको इकट्ठा करो, उनको अपनी आइडियोलॉजी बताओ और उनको भी अपना, ये समझ लीजिए, एक प्रोपेगेटर बना दो। धीरे धीरे जब तुम्हारी आइडियोलॉजी, कुछ साल लगेंगे बट ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा रेवोल्यूशन होगा जो सक्सेसफुल होगा। फिर धीरे धीरे वो लोग ऐसा टेक्स्ट, बुक, वीडियोस, अब उस समय तो वीडियो नहीं, बट पॉइंट इज कि इस तरीके से वो इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू पूरे समाज में अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करते रहेंगे। वायलेंस नहीं करेंगे। अभी जब काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इनकी आइडियोलॉजी को समझने लग जाएंगे, फेवर करने लग जाएंगे, सोचेंगे कि यार यही सॉल्यूशन है, यही बेस्ट है, उसके बाद इन लोगों को तैयार किया जाएगा कि अब हथियार उठा लो, क्योंकि अल्टीमेटली हथियार के थ्रू ही हम अल्टीमेट रेवोल्यूशन लाएंगे। और फिर जो सेकंड स्ट्रैटेजी हो, जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें हथियार उठाए जाएंगे। और तब जो सपोर्टर होंगे उनके पास इतनी ताकत नहीं रहेगी, तब स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास ताकत कम होगी और तुम्हारे पास ताकत ज़्यादा होगी, क्योंकि ताकत लोगों से होती है। अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकतें हिल जाती हैं। कितने रिवोल्यूशंस हमने ऐसे देखे हैं। तो दैट वाज द स्ट्रेटजी विच वाज गिवन बाय ग्रैम्सी। तो इसी वजह से सीरियस क्वेश्चन इज, शुड वी सेलिब्रेट कि इंसिडेंट्स कम हो गए हैं? इंसिडेंट कम होना इज नॉट सक्सेस।
अगर 8 जवान शहीद हो रहे हैं या 23 में 10 जवान शहीद हो रहे हैं तो यानी कि प्रेजेंस है, इतनी हिम्मत उनकी है कि वो कर पा रहे हैं। और अगर पुलिस फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, पैरामिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं, तो वो केवल जवान शहीद नहीं हो रहे, इट्स अ सिग्नल, इट्स एन अटैक ऑन इंडियाज आइडेंटिटी, इंडिया स्टेट, क्योंकि वो पैरामिलिट्री का जवान है। इसका मतलब वो पैरामिलिट्री देश की साख को रिप्रेजेंट करती है, देश की सुरक्षा को रिप्रेजेंट करती है। वो 1 जान हो या 8 जान हो, वो एक्चुअली देश की आइडेंटिटी पर खतरा है, उस पर अटैक है कि देख लो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, हमने जो करना था कर दिया। और देखिए 2024 में हालांकि माओइस्ट किलिंग जो है उसका डेटा ही बता रहा है, 2 जगह पर हमने देखा इंसिडेंट्स बड़े हैं। एक तो ये है जो खैरगढ़ जगह पड़ती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और दूसरा महाराष्ट्र के ईस्टर्न वाले पार्ट में आप देखते हैं गढ़चिरौली, अनदर बैशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अभी इंटेंसिफाई हुए हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस। अब भारत सरकार इस विषय में कर क्या रही है? जब हम ये चर्चा कर रहे हैं मतलब वहाँ पर भी कंसर्न होगा ही एमएचए के लेवल पर, है ना। तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ कैंप्स हैं पुलिस के इन द इनर एरिया ऑफ दिस रीजन उसको इंक्रीज करा गया है। जैसे 250 सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए हैं बस्तर रीजन में, बटालियंस को 60 मतलब 5 से 60 बढ़ा दिया गया है। अब इसके अलावा ना एक और चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज है कि कई जगह जब अटैक होता है, क्रॉस फायर होती है, तो इधर से वो गोलियां चला रहे नक्सली, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले चला रहे हैं, तो ऐसे में कोलेट्रल में जैसे कुछ जो बेगुनाह बच्चे हैं जैसे उनको गोली लग गई, तो इससे फिर भावना भड़क गई, विलेजर्स सामने आ गए, उनको लगा कि ये तो देखो हमारा शोषण ही कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर आदिवासी दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर लैंड, क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करा जाए इन स्केड्यूल्ड एरियाज़ में ट्राइब्स की, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रॉमिस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में एंड 6th शेड्यूल में फॉर 4 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे 5th शेड्यूल की बात करेंगे। अब यहाँ पर इनका आरोप ये है कि 5th शेड्यूल में स्केड्यूल एरियाज़ को ऑटोनॉमी दी गई और अलग से एक पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन इन स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996। वो कहता है कि अगर भाई यहाँ पर आप लैंड को एक्वायर करेंगे तो इसकी पंचायत की जो ग्राम सभा है जिसमें ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, आप इनसे भी पूछेंगे, जब इनकी सहमति मिल जाएगी तब आप फिर ये एरिया को लेंगे। लेकिन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से अगर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी ज़मीन को एक्वायर करना होगा तो ऐसे में ये एक्सेप्शन होगा, यानी कि फिर नहीं पूछेंगे भाई ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। तो सरकार का तो लॉजिक ये है कि भाई अगर हमें फ्रंट फुट पे जाना है तो हमें ज़मीनों को एक्वायर करके वहाँ पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तब तक तो ये सताते ही रहेंगे नक्सली। तो ऐसे में ये भारत सरकार का कहना था। अब इन पर इनका कहना है कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट। जैसे परसा ईस्ट कांता बासन कोल माइन है, तो इनका कहना है कि जो कोल माइन को अलाउ किया गया इसमें ग्राम सभा ने पूरी तरह सहमति नहीं दी थी, मतलब कॉन्सेंट नहीं दी थी। इनके डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया गया, फोर्ज मतलब समझ रहे ना, फोर्ज किया गया और फिर ये माइन का एलोकेशन कर दिया गया। तो ऐसे में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है सरकार और इस ट्राइबल कम्युनिटी में, उसमें आ जाएगा गैप। तो अगर ये नैरेटिव्स का इस्तेमाल फिर नक्सली भी कर रहे हैं तो इसको काउंटर हमें करना पड़ेगा कि भाई ऐसे माइन एलोकेशन में अगर कानून भारत का ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको ये वादा कर रहा है, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। तो फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे काम करना पड़ेगा, निष्पक्षता से वो वोट हों और फिर वो कॉन्सेंट ली जाए। इसको जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल ये नक्सलीज करते रहेंगे। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एलेनर विलेज है, कि तरल मेटा माउंटेन में माइन का ठेका माइन अलाउ कर दिया आपने, उसमें हमारी सहमति नहीं ली। तो ऐसे कुछ ही इंसिडेंट्स हैं। इनका ये मानना है कि नक्सलीज ऑलरेडी ये कहते हैं कि देखो माइन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको करेगी, कुछ कंपनीज को करेगी, और जो बटालियंस को बढ़ा रहे हैं ना इस एरिया में, तो नक्सली इनको बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इन कंपनीज की सुरक्षा के लिए है। तो अल्टीमेटली सरकार को फिक्र तुम्हारी नहीं है, कंपनी की सुरक्षा की है। और हम तो देखो कह ही रहे हैं मार्क्स का आइडिया क्या है, माओ का आइडिया क्या है। तो मार्क्स का जो आइडिया है वो तो कोर आइडिया था कि जो गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो तो केवल भाई कैपिटलिस्ट के लिए काम करेगी, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। तो ये इनका कंसर्न है। इनका कंसर्न है कि जैसे हमारी लोकल मार्केट है उसमें पुलिस का कंट्रोल आ गया है,
राइट। हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी इस रीजन में अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार का कहना है कि भाई पुलिस कंट्रोल इन दीज लोकल मार्केट्स वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए है, वो सिक्योरिटी के लिए है, वो इस वजह से किया जा रहा है। तो अब वेयर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, तो अब अल्टीमेटली जितने हमें एफर्ट्स करने चाहिए तो टू स्टेप अप आर एफर्ट्स, मतलब पेनिट्रेट आर सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन रीजन्स में स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ पर एक गैप है। प्लस जो नैरेटिव्स का गेम है वहाँ पर दे आर ऑल्सो विनिंग द हार्ट्स ऑफ सब ट्राइबल्स एंड दैट इज़ वाई दीज ट्राइबल्स इन सर्टेन एरियाज आर मिसगाइडेड एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन टू नक्सल्स, राइट। तो इसको अभी हमें ब्रिज करना पड़ेगा, राइट, तभी जाकर हम इस कॉम्प्रिहेंसिव इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक के इस डिस्कशन से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि यार ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड है क्या, ये लड़ाई चल क्या रही है। तो अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर तो मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। आपके क्या ओपिनियन है, डू शेयर इन कमेंट्स